गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो इससे पहले हम द हिमालयन माउंटेन्स एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया के, वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें थर्ड नंबर आता है आपका पेनिनसुलर प्लेटो का। अब ये पेनिनसुलर प्लेटो पहले समझ लेते हैं। प्लेटो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था पठार क्या होता है। ठीक है, उसके लिए आप वो देख सकते हैं। एंड पेनिनसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीप, यानी एक ऐसा भूभाग, एक ऐसा लैंड मास जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। ठीक है, जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। तो पेनिनसुलर हम देखेंगे, तो आप जब इंडिया का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, उसमें एक तरफ आपका अरेबियन सी है, एक तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है, एंड साउथ में आपका इंडियन ओशन है। तो तीन ओर से वो पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इस एरिया को हम पेनिनसुलर प्लेटो के नाम से जानते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से। प्लेटो आपका सिंपल है, एक समुद्र का जो लेवल होता है, जो सी लेवल है, सी लेवल से उठा हुआ भाग, थोड़ा ऊंचाई पे होगा। ठीक है, और ना वहाँ हिमालय जैसे माउंटेन्स होंगे, ना ही वो नॉर्दर्न प्लेन की तरह एकदम प्लेन होगा, थोड़ा इन मीडियम रेंज का होगा। इससे पहाड़ भी होंगे, छोटे मोटे पहाड़ होंगे। ठीक है, और कुछ प्लेन एरिया भी रहेगा। तो ये कुछ तरह का एरिया जो है वो पेनिनसुलर प्लेटो कहलाता है। अब ये कैसे बने हैं, क्या है, वो देखते हैं। इट इज़ composed ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. It was part of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो एक बहुत ही पुरानी क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से मिलके बना है। रॉक्स आप सेवेंथ क्लास में पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं, रॉक्स एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या होते हैं। यहाँ मैं बता देता हूँ, इग्नियस रॉक्स का जो रोल है वो इस पेनिनसुलर प्लेटो में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स तो क्या होती हैं, रूपांतरित होती हैं। मींस इग्नियस रॉक से ही समय के साथ, टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो रॉक्स कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन जो मोस्टली पार्ट है जो इसका जन्म हुआ है एक्चुअली प्लेटो का, उसमें इग्नियस रॉक्स की मात्रा ज़्यादा होती है। एंड ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये आपकी किससे बनती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से, वॉल्केनिक एरप्शन से। ठीक है, तो ज्वालामुखी के फटने की वजह से जो लावा निकलता है वो धीरे 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 समय के साथ ठंडा होता जाता है और उस तरह से इग्नियस रॉक्स बनती हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस बहुत पुराना प्रोसेस था, लाखों करोड़ों साल पहले की हम बात कर रहे हैं जब ऐसा हुआ। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है उस समय लाखों करोड़ों साल पहले हम बात करें तो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, गोंडवाना लैंड एक बहुत बड़ा भूभाग था ज़मीन का, उसका ये हिस्सा था। और इसीलिए हम पेनिनसुलर प्लेटो को कहते हैं कि ये हमारी अर्थ पे जो ओल्डेस्ट लैंड मास है उसका एक हिस्सा है। ठीक है, जो सबसे पुराना लैंड मास है, जो भूभाग है, जो ज़मीन का हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटो। नाउ पेनिनसुलर प्लेटो कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटो, बोथ आर सेपरेटेड बाय नर्मदा रिवर। पेनिनसुलर प्लेटो को हम ब्रॉडली देखें तो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक का नाम दिया गया है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड सेकंड वन को हम कहते हैं डेक्कन प्लेटो। और इन दोनों को ही जो सेपरेट करता है वो है नर्मदा रिवर। ठीक है, जो नर्मदा रिवर है जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। एंड जो अरेबियन सी में जहाँ मिलती है वो गुजरात का शहर है भरूच। ठीक है, भरूच शहर है, सिटी है गुजरात में, वहाँ जाके ये समुद्र में मिल जाती है। द पार्ट ऑफ द प्लेटो अबव द नर्मदा रिवर इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। अब सेंट्रल हाईलैंड कौन सा हिस्सा है इस पेनिनसुलर प्लेटो का, वो पार्ट है जो नर्मदा रिवर के अबव है, ऊपर का हिस्सा है। इसको हम अबव कह सकते हैं या नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कह सकते हैं। ठीक है, तो नर्मदा रिवर के जो अबव का या नॉर्थ का जो हिस्सा है उस पार्ट को हम सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं। एंड जो पार्ट नर्मदा रिवर के बिलो है, यानी जो साउथ में है, उसको हम डेक्कन प्लेटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी दक्षिण का पठार, डेक्कन प्लेटो या दक्कन पठार या दक्षिण का पठार ऐसे बोल देते हैं। तो इस तरह से हम जानते हैं। नाउ द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज नोन एज द डेक्कन ट्रैप
दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन एंड हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। ये मैंने अभी बताया ही आपको। क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटो का ज़्यादातर हिस्सा वॉल्केनिक इरप्शंस के यानी ज्वालामुखी के फटने के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना है, तो एक तो वहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है, और उस ब्लैक सॉइल एरिया को डक्कन ट्रैप कहा जाता है। और क्योंकि वो ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से ही ये प्लेटो का निर्माण हुआ है, इसलिए वहाँ की जो रॉक्स हैं वो कैसी हैं, इग्नियस रॉक्स हैं। जहाँ ब्लैक सॉइल एरिया है वो इग्नियस रॉक्स हैं, और ज़्यादातर पार्ट आपका ब्लैक सॉइल एरिया का ही मिलेगा पेनिनसुलर प्लेटो में। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये समझा कि पेनिनसुलर प्लेटो क्या है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नर्मदा रिवर इसको सेपरेट करती है। अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से देख लेते हैं, इंडिया के मैप में देख लेते हैं कि ये किस तरह से उसको यहाँ समझते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ मैप में देखें तो हम पेनिनसुलर प्लेटो फिजियोग्राफिक डिवीजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस मैप में आप इंडिया के बीच में एक ब्राउन कलर की लाइन देखेंगे, वो आपको ये पेनिनसुलर प्लेटो को डिवाइड करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, जो येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका पेनिनसुलर प्लेटो का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो एक येलो थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा आएगा मेघालय का आसपास का, आसाम का हिस्सा, जिसको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो कहा गया है, वो हमें डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, हमारा मेन चीज़ है पेनिनसुलर प्लेटो का। तो जो इंडिया के सेंट्रल में आपको दिखाई दे रहा है येलो पोर्शन, ये पूरा कंबाइन करके बात करें तो इसको पेनिनसुलर प्लेटो कहा जाता है। एंड जो आपको ब्राउन लाइन दिखाई दे रही है जो इनको डिवाइड कर रही है, तो इस ब्राउन लाइन से जो ऊपर का हिस्सा है, नॉर्थ का हिस्सा है, उसको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। एंड ब्राउन लाइन से साउथ का हिस्सा है उसको डेक्कन प्लेटो कहा जाता है, जो लिखा भी हुआ है यहाँ। अब अगर सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड में आपके कई सारे माउंटेन रेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे आपका पहले नंबर पर अरावली आता है, वो यहाँ पॉइंट आउट दिया हुआ है कौन सा कहाँ है लोकेशन के हिसाब से 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट नंबर पर अरावली है, सेकंड पे विंध्याचल या विंध्या रेंज कहते हैं, थर्ड आपका सतपुड़ा, फोर्थ महादेव एंड फिफ्थ मैकाल रेंज। ये पहाड़ों की श्रृंखला है। ठीक है, माउंटेन रेंजेस है। डेक्कन प्लेटो की हम बात करते हैं तो वहाँ आपके दो चीज़ें आती हैं। पहला है वेस्टर्न घाट जो 6 नंबर पे है, एंड ईस्टर्न घाट जो ईस्ट की तरफ है, दैट इज ईस्टर्न घाट। हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को सेपरेटली हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो मैंने सेंट्रल हाईलैंड के 1 2 3 4 5 माउंटेन रेंजेस बताए, ये आपको सिर्फ इनके नेम याद होने चाहिए, इनके बारे में डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ मैप पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ पड़ती है, कोई कौन सी सेंट्रल हाईलैंड पे है, कौन सा डेक्कन प्लेटो में है सिर्फ। बाकी डेक्कन प्लेटो में वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो आपको ब्राउन लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में नर्मदा रिवर का ही डायरेक्ट, इसी के पैरेलली नर्मदा रिवर फ्लो करती है, ब्राउन लाइन के पैरेलली। ठीक है, तो हमने वही कहा था अभी भी कि नर्मदा रिवर इनको डिवाइड कर रही है, तो इस तरह से वो डिवाइड करती है। ये आपका हो गया पेनिनसुलर प्लेटो का हिस्सा। ठीक है, अभी हमने कहा था वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट पढ़ने वाले हैं, तो हम वेस्टर्न घाट हम जान लेते हैं। हमने डायग्राम में देख ही लिया कि वेस्टर्न घाट कहाँ है आपका। ठीक है, जो मैप में वेस्ट की साइड जो है, जो आपकी मुंबई गोवा की तरफ का जो साइड है, वो आपका वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। एंड जो आपका चेन्नई का साइड का जो हिस्सा आएगा, चेन्नई का या उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, वो आपका ईस्टर्न घाट का हिस्सा आएगा। तो जब हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो दैट इज लाई अलोंग द अरेबियन सी। ठीक है, ये अरेबियन सी के तरफ है, उस साइड में लाई करता है वेस्टर्न घाट। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। अब एक हमने एक हिमालयन माउंटेन जब पढ़ा था तब भी हमने बताया था कि वो कॉन्टिग्यूस हैं, यानी कि वो लाइन से कंटिन्यू हैं, उनमें बीच में गैप नहीं है। इसी तरह से वेस्टर्न घाट भी हैं, ये कंटिन्यूस हैं, यानी आपके जो महाराष्ट्र से स्टार्ट होते हैं और केरल तक चलते रहते हैं, ये पूरे पहाड़ियाँ लाइन से हैं, ये कंटिन्यूस है, उनमें गैप नहीं है। तो अब ये होगा क्या, हमें क्रॉस करनी होंगी तो क्या करेंगे, पासेस होते हैं, ये पासेस होते हैं, माउंटेन पासेस बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में दर्रे बोलते हैं। एक्चुअली
ये वो हिस्सा है जहाँ माउंटेन की ऊंचाई कम होती है और वहाँ से हम अपने जाने के लिए रास्ता बना लेते हैं पहाड़ों में से। तो पहाड़ों में से जो निकलने के रास्ते होते हैं दैट इज़ पासेस। तो इसीलिए हमने बोला वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस हैं और सिर्फ पासेस के थ्रू ही यहाँ से निकला जा सकता है, यानी पहाड़ी रास्तों से ही, जो पहाड़ों में से रास्ते बनाए गए हैं वहीं से हम इनसे निकल सकते हैं। नाउ एवरेज हाइट जो होगी इसकी वो 900 to 1600 मीटर होगी, ठीक है। एवरेज हाइट इसकी कम होती है। इसके अलावा हाईएस्ट पीक की बात करें दैट इज़ अनाईमुड़ी जो कि 2695 मीटर्स है, ठीक है। हाईएस्ट पीक इसकी अनाईमुड़ी है जो कि 2695 मीटर की होगी। ये आपका वेस्टर्न घाट का हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट किस तरफ है? चेन्नई की साइड में हमने बताया, तो वो कहाँ आ गया? लाई अलोंग द बे ऑफ बंगाल। आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो मुंबई की तरफ अरेबियन सी आता है एंड चेन्नई की तरफ बे ऑफ बंगाल आता है। तो ये ईस्टर्न घाट आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ होगा। ये डिसकंटिन्यूस है एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स। अब हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये डिसकंटिन्यूस है, यानी कि यहाँ हम आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। पहाड़ों के बीच में गैप काफ़ी है, जगह जगह प्लेन एरिया रहेगा, ठीक है। ये कंटिन्यूस नहीं है एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स, यानी नदियों द्वारा ये बांटे गए हैं। अब ईस्टर्न घाट यानी भारत का जो पेनिनसुलर प्लेटो है उसमें ईस्ट का हिस्सा, डेक्कन प्लेटो हम स्पेसिफाई करें तो उसमें जो ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, वहाँ रिवर्स फ्लो करती हैं। आपने जब भी मैप देखा होगा इंडिया का तो उसमें आप समझ सकते हैं कि जो भारत की नदियाँ हैं वो ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं समुद्र में, ठीक है। अरेबियन सी की तरफ मिलने वाली दो ही मुख्य नदियाँ हैं। दो सबसे बड़ी नदियाँ जो अरेबियन सी में गिरती हैं वो मुख्य दो नदियाँ हैं और वो हैं नर्मदा एंड तापी रिवर, ठीक है। कौन सी हैं? नर्मदा एंड तापी। ये दो बड़ी नदियां हैं भारत में जो अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। बाकी सभी बड़ी नदियां बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं, ठीक है। चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, चाहे आपकी गोदावरी हो, महानदी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये सब रिवर्स कहाँ मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल में। तो हमने यही बोला बे ऑफ बंगाल क्योंकि ईस्ट की तरफ है तो ईस्टर्न घाट जो हैं वो नदियों द्वारा डिवाइडेड है, डिसेक्टेड है। इसकी जो ऊंचाई है वो भी ज़्यादा नहीं है। इसकी एवरेज हाइट आपको 600 मीटर की मिलेगी। वेस्टर्न घाट में जो पहाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा ऊंची हैं इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट में जो पहाड़ियाँ हैं उनकी हाइट एवरेज 600 मीटर की रहेगी। हाईएस्ट पीक जो है ईस्टर्न घाट में वो है महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी जो हाईएस्ट पीक है उसकी जो ऊंचाई है वो 1501 मीटर की है, ठीक है, 1501 मीटर की। अभी हमने पढ़ा था कि हाईएस्ट पीक अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो 2695 मीटर है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है अनाईमुड़ी की। तो ये आपके दो चीज़ें रहे जो हम डेक्कन प्लेटो में पढ़े, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है। इसको फिर से एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट आपका अरेबियन सी की तरफ है, कंटिन्यूस होता है, इनको सिर्फ हम पासेस के थ्रू, जो माउंटेन से रास्ते बनाए गए हैं उनके थ्रू क्रॉस कर सकते हैं। एवरेज हाइट 900 to 1600 मीटर होती है। हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी है 2695 मीटर्स। एंड आपके वेस्टर्न घाट में ही जो साउथ इंडिया के जो मेन हिल स्टेशंस हैं वो आपके वेस्टर्न घाट में पड़ते हैं, चाहे वो आप ऊटी हो, चाहे मुन्नार हो, चाहे कुर्ग हो, ठीक है। ये सब जो साउथ इंडिया के हिल स्टेशंस हैं ये आपके वेस्टर्न घाट में पड़ेंगे। इसी तरह से हमने ईस्टर्न घाट फिर से पढ़ लेते हैं समरी में। बे ऑफ बंगाल की तरफ है, डिसकंटिन्यूस है, यानी कि ये लगातार माउंटेन्स नहीं है, उनके बीच में प्लेन एरिया भी आएगा जहाँ से हम आसानी से उनको क्रॉस कर सकते हैं। एंड रिवर्स द्वारा ये बांटे गए, नदियों द्वारा। एवरेज हाइट 600 मीटर्स है। हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है, ठीक है। अब इसको हम एक फिगर के हेल्प से समझ लेते हैं जो अभी तक हमने बताया, ठीक है। यहाँ आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको अरेबियन सी दिखाई देगा, राइट हैंड साइड में आपको बे ऑफ बंगाल दिखाई देगा, ठीक है। अब जब लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं तो अरेबियन सी से हमने स्टार्ट किया तो आ गया आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन हम भी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड कोस्टल प्लेन के बाद ही आपका थोड़ा सा हिस्सा आता है कोस्टल प्लेन का और तुरंत आपके ऊंचे ऊंचे आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जिसको वेस्टर्न घाट, ठीक है। अचानक से ये जो
हम ग्राफ कह सकते हैं इसको। तो ये ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया मीन्स ये वेस्टर्न घाट को शो कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ढलान, एकदम सीधे खड़ी ढलान है और ये ग्राफ ऊपर उठ जाता है, या तो वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट के बाद ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ठीक है। ये आपका नीचे गया तो यहाँ हम देख रहे हैं ईस्टर्न घाट आ रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में, ठीक है। ईस्टर्न घाट कम ऊंचे हैं। और ईस्टर्न घाट के बाद ये क्या होता है, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आता है और फिर आपका बे ऑफ बंगाल आ जाता है। तो इस तरह से आपका ये हमने समझा वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट को। नेक्स्ट हम वीडियो में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायग्राम में हमने यहाँ समझ ही लिया है, आपको दिखाई दे रहा है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है। कोस्टल का मतलब होता है समुद्र के किनारे का एरिया, कोस्टल का मतलब समुद्र के किनारे का एरिया। तो वेस्ट में जो समुद्र के किनारे का एरिया है और जो प्लेन है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ईस्ट की तरफ जो समुद्र के किनारे का एरिया यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ जो एरिया है उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की चौड़ाई बहुत कम है, थोड़ा सा हिस्सा है उसके बाद तुरंत पहाड़ आ गए हैं वेस्टर्न घाट। लेकिन ईस्ट में आप देखें बे ऑफ बंगाल की तरफ तो प्लेन एरिया थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।